हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th हिंदी के कुछ क्वेश्चंस और कुछ पेपर जो आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। खंड क दिया गया है अपठित बोध है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो हम इजीली आंसर्स इनके कर सकते हैं। तो देखिए, कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल के संत कवि थे। किसके कवि थे? भक्ति काल के संत कवि थे। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगध में देहांत हुआ। उनके माता पिता का नाम क्रमशः नीमा और नीरू था। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन, अवलोकन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपने गुरु के रूप में गुरु रामानंद को चुना और उनसे गुरु मंत्र के रूप में राम नाम को ग्रहण किया। कबीर के ईश्वर जो है वो कैसे थे? निर्गुण राम थे। वे बुनाई का कार्य करके जीवन यापन करते थे। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सदगृहस्थ संत थे और उनकी पत्नी का नाम क्या था? लूई था। उन्होंने अपनी रचनाओं में पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया है। कबीर के जो निर्गुण ईश्वर ज्ञान जो है, वैराग्य, गुरु के महत्व, सत्संग, जगत बोध और आत्मबोध के प्रति जागरूकता पर आधारित है। कबीर ने अपनी रचनाओं में धर्मों के बीच के अंतर को नकारा और सभी धर्म के अनुयायियों को एकता के साथ रहने का आह्वान किया। कबीर ने कहा कि ईश्वर एक है और सभी जीवों में विद्यमान है। कबीर ने अपनी रचनाओं में समाज में व्याप्त कुरीतियों और धर्मों के ढोंग की जो है कड़ी आलोचना की है। उनकी रचनाएं मनुष्य को अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करती हैं। कबीर की भाषा की सहजता उनके काव्य की लोकप्रियता का आधार है। उनकी भाषा को साधु कड़ी और पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। उनकी रचनाओं में दोहे, साखी शब्द और रैमनी शामिल हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके प्रिय शिष्य का नाम क्या था? धर्मदास ने उनकी रचनाओं को संकलित करके कबीर बीजक नामक प्रस्तुत जो है पुस्तक में प्रकाशित किया। तो देखिए, अब कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न दिया गया है, तो भक्ति काल के संत कबीर जो है एक निर्गुण भक्त कवि थे। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कबीर के अनुसार ईश्वर जो है वो क्या है? निराकार है और वो सभी जीवों में विद्यमान है। तो इसकी व्याख्या भी सही दी गई है। तो आपका आंसर थर्ड रहेगा। कथन ये सही है, कारण भी सही है और ये सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट देखिए, कबीर की रचनाओं में आलोचना की गई है। तो किसकी आलोचना की गई है? कथन के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो कबीर की रचनाओं में धार्मिक आडंबरों की आलोचना की गई है, परस्पर भेदभाव की नहीं की गई है, धार्मिक कर्मकांडों की गई है और धार्मिक सुधारों की गई है। तो इसका आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नीचे मिलान करते हुए आपको इसमें सुमेलित करना है। तो कबीर का शिष्य जो है वो कौन थे? धर्मदास थे। कबीर की माता का नाम नीमा था और कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। तो इसका आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कबीर द्वारा समाज में प्रचलित किन दो बुराइयों का विरोध जो है वो किया गया था? तो आप इसमें यहाँ से आंसर लिख देंगे कि कबीर ने जो है समाज में जो व्याप्त बुराई, तो यहाँ से आप लिख देंगे कबीर ने अपनी रचनाओं में समाज में व्याप्त कुरीतियाँ और धर्मों के ढोंग जो है उनकी कड़ी आलोचना की है। उसके अलावा आप इसमें एक लाइन और भी ऐड कर सकते हो कि कबीर ने अपनी रचनाओं में जो है कौन कौन सी, जैसे पाखंड था, भेदभाव था, कर्मकांड, इन सब का उन्होंने अपनी रचनाओं में आलोचना की है। तो ये भी आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, कबीर के स्वभाव की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो कबीर का स्वभाव कैसा था? यहाँ से हमने पढ़ा था कबीर जो है वो अत्यंत उदार, निर्भय और सदगृहस्थ संत थे। तो ये उनकी विशेषताएं हो जाएंगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक ही इसका आंसर आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो दिया गया है, मजबूत इरादों के पंख लेकर बस निकल पड़ो, जो तुम्हें रोकने का दुस्साहस करे उससे लड़ो, हर पल नई सीमाएं तोड़ो, स्थापित नई कीर्तिमान करो, पाँव की बेड़ियों को तोड़ दो, डर के को पीछे छोड़ दो, यह भी तुम्हारे बस में है कि हवाओं का रुख मोड़ दो, लोगों के सवालों से यूं न घबराओ, जीतना चाहते हो तो चलते चले जाओ। ऐसा कब हुआ कि जीत और हार में ठनी नहीं, इस कायनात को अपनी जीत के लिए मजबूर करो, जो आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, आज किसी और का दिन था, कल तुम्हारा ज़रूर आएगा। जब सपनों का पीछा करते यहाँ तक आ ही गए तो इन्हें अधूरा छोड़कर क्या तुमसे लौटा जाएगा? माना मुश्किल है पर थोड़ा सब्र और करो, ये हौसलों की उड़ान है, दूर तक भरो।
ठीक है। तो इसमें जो कवि हैं उन्होंने यही बताया है कि अपनी मानसिक रूपी जो बेड़ियां हैं, मानसिकता है, उसको आप दूर करो और आगे बढ़ते रहो, और जो भी बीच में आपकी कठिनाइयां आती हैं उनका जो है सामना करो, और अपनी जीत के लिए उन परिस्थितियों को मजबूर करो जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रोक रही हैं। उसके बाद देखिए इस कविता में पाँव की बेड़ियों का क्या अर्थ है। तो इस कविता में पाँव की बेड़ियां क्या है, मानसिक बंधन है। कविता का मुख्य संदेश क्या है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो कविता का मुख्य संदेश जीवन में हार न मानना, संघर्ष और हौसलों से जीतना, सवालों से घबराना तो नहीं है, और कठिन लक्ष्य बदल देना। तो पहला फर्स्ट सेकंड और फोर्थ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो कथन ही दिया गया है, मनुष्य को हौसला रखकर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और कारण है, जीवन में प्रत्येक कार्य सरल और बाधा मुक्त नहीं हो सकता। तो इसका क्या आंसर रह जाएगा, इसका आंसर जो है थर्ड होगा, कथन ए सही है, कारण ए भी सही है, और इसकी सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काव्यांश के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति के लिए मनुष्य में किन दो विशेषताओं का होना ज़रूरी है। तो किन दो विशेषताओं का होना ज़रूरी है, मजबूत इरादों का होना ज़रूरी है, और डर को दूर रखना, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, काव्यांश के अनुसार डर और असफलता को कैसे देखना चाहिए। तो डर और असफलता को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखकर व्यक्ति आत्मविश्वास और उन्नति की दिशा में आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये जो है आत्मविश्वास आएगा, आत्मविश्वास और उन्नति की दिशा में आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट देखिए, खंड ख है, प्रश्न 3, इसमें आपको व्याकरण के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो निर्देशानुसार उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो इसमें देखिए पराक्रम शब्द में उपयुक्त उपसर्ग जो है वो पहचान कर लिखना है। तो इसमें उपसर्ग क्या होगा, परा जो है इसमें उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग क्या होता है, जो किसी भी मूल शब्द के आगे लगता है, और प्रत्यय क्या होता है, जो किसी भी मूल शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदलता है, उसको प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें परा जो है वो उपसर्ग हो जाएगा। निरुपसर्ग से निर्मित एक शब्द लिखिए। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके आंसर हम एक साथ कर लेंगे। ऐतिहासिक शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द पहचान कर लिखना है। चमकीला शब्द में निहित प्रत्यय क्या है, और दार शब्द प्रत्यय से एक शब्द आपको बनाना है। तो देखिए पराक्रम शब्द से में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, परा जो है इसमें प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग से निर्मित शब्द क्या होगा, निर्मल लिख दोगे, और भी कोई भी आप बना सकते हो, निर्माण भी हो सकता है। ठीक है, ऐतिहासिक शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द क्या है, इतिहास है। चमकीला शब्द में निहित प्रत्यय क्या है, ईला जो है वो इसमें निहित प्रत्यय है। दार प्रत्यय से बना शब्द क्या होगा, अधिकारदार लिख सकते हो, सूबेदार लिख सकते हो, देनदार लिख सकते हो, लेनदार लिख सकते हो। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, निर्देशानुसार समास पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो इसमें देखिए आप देख लीजिए एक बार, फिर हम आंसर करेंगे। नवरात्रि समस्त पद का समास विग्रह लिखना है। प्रतिवर्ष में कौन सा समास है। ठीक है, तो अविभाव समास हो जाएगा। पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेषण हो तो क्या कहलाएगा, बहुव्रीहि समास का उदाहरण देना, और पंचवटी शब्द में निहित समास का भेद लिखना है। तो देखिए नवरात्रि समास विग्रह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नवरात्रियों का समूह या 9 रातों का समूह, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। प्रतिवर्ष शब्द में निहित समास का भेद क्या हो जाएगा, ये अविभाव समास हो जाएगा। ग है, जहाँ पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो तो वह समास क्या कहलाता है, कौन सा समास कहलाता है, वह कर्मधारय समास कहलाता है, जहाँ पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद विशेष्य हो। नेक्स्ट देखिए बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण क्या रहेगा, चक्रधारी यानी कृष्ण जी। उसके बाद है पंचवटी शब्द में निहित समास का भेद क्या रहेगा, तो इसमें आगे संख्या दी गई है, तो ये कौन सा समास है, ये द्विगु समास है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न 5 दिया गया है, आपको अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताने हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई 5 प्रश्न में से कोई 4 करने हैं, तो इनमें आपको क्या करना है, वाक्य भेद बताने हैं अर्थ के आधार पर। तो आइए करते हैं। तो निर्देशानुसार अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जो है आधारित उत्तर, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। तो इसमें नहीं वर्ड आ गया ना, तो नहीं शब्द आने से ये कैसा वाक्य हो गया, निषेधवाचक वाक्य हो गया। बाल सभा ने बैलों का खूब स्वागत किया, तो ये बहुत ही सिंपल सरल है, तो ये विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। शायद लेखक का घोड़ा भटक गया था, अब इसमें शायद आ गया तो ये संदेहवाचक है। ग दिया गया है, जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो वहाँ अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य होता है, आंसर हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य होता है। इच्छावाचक वाक्य का एक उदाहरण देना है, तो भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, ये इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6 दिया गया है, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित निम्नलिखित में से 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के रेखांकित काव्य पंक्तियों में अलंकार पहचान कर लिखने हैं।
क दिया गया है निरपंक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। ठीक है, तो ये जो है हम 1 बाय 1 सारे करेंगे। इसमें आपको अड़ तक दिया गया है। तो देखिए निर्देशानुसार जो अलंकार दिए गए हैं, निरपंक होड़ के हरि भजे सोई संत सुजान, तो इसमें स की आवृत्ति बार बार इसमें देखने को मिल रही है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। ख दिया गया है देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, तो इसमें भी कौन सा अलंकार है? इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए जैसे क की आवृत्ति बार बार है, यहाँ द की आवृत्ति बार बार है, तो ये इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ग दिया गया है 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, तो इसमें क्या है? इसमें यमक अलंकार है, यानी इसमें बेर बेर शब्द जो है 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों बार ही इनका मीनिंग अलग है। एक बार तो बेर का मतलब है अब टाइम्स, जैसे 3 बार खाती थी, बार जैसे बोल देते हैं हम कि ये काम 3 बार किया मैंने, तो इस तरह से बेर जो है ये उसके लिए यूज़ हुआ है। 3 बेर मतलब बेर खाने वाले बेर, तो लेकिन तो एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है और दोनों बार ही मीनिंग अलग है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। ग दिया गया है सुब्रन को खोजत फिरत फिरत कवि व्याभाचारी चोर, तो यहाँ पे सुब्रन जो है यहाँ पे ये एक ही वाक्य के साथ 3 मीनिंग चिपके हुए हैं, और इस तरह से जब एक ही वाक्य के साथ एक ही शब्द के अलग अलग मीनिंग निकले तो वो क्या कहलाता है? श्लेष अलंकार कहलाता है। क्लियर? कवि के लिए सुब्रन का मीनिंग अलग है, व्याभाचारी के लिए अलग है, और चोर के लिए सोना है, तो इस तरह से तीनों के लिए सुब्रन का मीनिंग अलग अलग है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट देखिए शीतलता पाना आग से और जल से जल जाना, तो शीतलता पाना आग से और जल से जल जाना। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे दोनों का जल जो है 2 बार आवृत्ति हुई है, लेकिन दोनों बार मीनिंग क्या है? अलग अलग है। एक बार जल का मतलब पानी है और एक बार जल का मतलब जलना है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पे यमक अलंकार है। नेक्स्ट देखिए पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक यानी प्रश्न दिए गए हैं खंड ग में। निम्नलिखित जो है ये जो आपके पठित गद्यांश और पद्यांश दिए गए हैं, तो इसमें आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं, इस दिखावे की संस्कृति के फैलाव के क्या परिणाम होगा यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है, तो आप इसको एक बार बेटा बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, आपने चैप्टर ये पढ़ा हुआ है, तो आपको ज़्यादा टाइम इसको जो है नहीं देने की ज़रूरत है। आप इसको एक बार देख लेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि इस वाले में क्या पैराग्राफ में क्या कुछ दिया गया है। तो क्वेश्चन देखेंगे हम, हमारी मानसिकता को कौन बदल रहा है? तो हमारी मानसिकता को विज्ञापन और प्रसार तंत्र जो है वो बदल रहे हैं। उपभोक्ता संस्कृति का क्या प्रभाव है? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो उपभोक्ता संस्कृति का क्या प्रभाव है? परमार्थ की भावना का बढ़ना, सेकंड दिया गया है वर्गों के बीच अंतर का बढ़ना, ठीक है, सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास होना और भोग की आकांक्षाएं बढ़ना। तो इसमें आपका आंसर जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये तीनों हो जाएंगे। उपभोक्ता संस्कृति से परमार्थ की भावना नहीं बढ़ रही है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण को पढ़कर उचित विकल्प चुनने हैं। तो कथन दिया गया है उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है, तो ये बिल्कुल ठीक है। और उपभोक्ता संस्कृति व्यक्ति केंद्रिता और स्वार्थ को बढ़ावा दे रही है, तो ये भी ठीक है। और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है कि क्यों हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो केवल केंद्रिता और स्वार्थ को ही बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए हमारी सामाजिक नींव हिल रही है। लेखक के अनुसार क्या गंभीर चिंता का विषय है? तो दिखावे की संस्कृति का फैलना लेखक के अनुसार गंभीर चिंता का विषय है। गांधी जी के अनुसार स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए क्या आवश्यक है? तो दरवाजे खिड़की खुले रखें और अपनी बुनियाद पर कायम रहें, ऐसा जो है गांधी जी के अनुसार कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो हम ये सारे प्रश्न करेंगे, 25 से 30 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। पाठ 2 बैलों की कथा के आधार पर हीरा और मोती के स्वभाव में निहित 2 अंतरों पर प्रकाश डालिए कि दोनों के स्वभाव में क्या अंतर था। लिखेंगे आंसर, हीरा और मोती के स्वभाव में अंतर। हीरा गंभीर, समझदार और धैर्यवान था, जबकि मोती जो है वो अधिक उत्साहित था और जल्दबाज था, बहुत जल्दी उत्साहित हो जाता था। और हीरा विपरीत परिस्थिति में भी शांति बनाए रखता था, जबकि मोती जो है जल्दबाजी में कुछ फैसले गलत ले लेता था। अगला प्रश्न है, मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर उस समय की लड़कियों की दशा को अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे।
आंसर रहेगा मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर लड़कियों की दशा। उस समय की लड़कियों की स्थिति बहुत कठिन थी। उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, घरेलू कार्यों में ही सीमित रखा जाता था और समाज में उनका स्थान पुरुषों से नीचे समझा जाता था। बाल विवाह जैसी प्रथाओं के कारण उन्हें अपने बचपन का आनंद भी नहीं मिल पाता था। अगला प्रश्न है प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं आपको लिखनी हैं। आंसर रहेगा प्रेमचंद जो है एक सादगी पसंद व्यक्ति थे। वे अपने फटे जूतों के बावजूद जीवन में किसी दिखावे को महत्व नहीं देते थे। वे अपने लेखन और विचारों में गहरी सामाजिक चेतना रखते थे और अपने व्यक्तिगत अनुभवों से समाज की वास्तविक समस्याओं को व्यक्त करते थे। अगला प्रश्न है लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि किसी प्रदेश की यात्रा से हमें उस प्रदेश विषय के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। आंसर रहेगा लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत से प्राप्त जानकारी किसी प्रदेश की यात्रा से वहां की भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक विविधता, स्थानीय लोगों की जीवन शैली, परंपराएं और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही उस क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य, भाषाई विविधता और ऐतिहासिक महत्व को भी समझा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 9 है निम्नलिखित पठित काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प जो है वो आपको चुनकर लिखने हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। मानुस हो तो वही रसखानी, बसो ब्रिज गोकुल गांव के गवारन। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, रसखान जी जो है क्या कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वाला जो है मुझे वो बनाना, ब्रज गोकुल के गवाला। जो पशु बनूं कहाँ बस मेरा चरो, नित्य नंद की धेनु मंझारन। की जो पशु बनाओ तो मुझे जो है नंद की जो गाय हैं उनमें से ही बनाना। और पाहन हो तो वही गिरी को जो किया हरि छत्र पुरंदर धारण की। अगर पत्थर बनूं तो मैं जो श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ पर जो गोवर्धन पत्थर उठाया था उसी का पत्थर बनूं। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कलंदी कूल कदम की डारन। ठीक है, तो ये जो है इसमें दिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियां बतानी है किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो ये रसखान द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने क्या इच्छा व्यक्त की है, सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो जो कवि हैं वो नंद की गाय के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, गोकुल के ग्वाले के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, पक्षी बनकर कदम्ब की डाल पर रहना चाहते हैं, या कृष्ण की तरह गोवर्धन पर्वत उठाना चाहते हैं। तो इसके अंदर जो 4th दिया गया है ये गलत है, बाकी सारे ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो 3rd वन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ग दिया गया है। कथन ए और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। तो कवि की भावनाएं कृष्ण के प्रति उनकी अगाध भक्ति को दर्शाती हैं। कारण दिया गया है कवि जीवन और प्रकृति के हर रूप में कृष्ण के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। तो इसमें कथन और कारण दोनों ही सही हैं और ये उसकी सही व्याख्या भी है कि भगवान कृष्ण जो है उनके प्रति उनकी अगाध भक्ति को भावनाएं दिखाती हैं, और क्योंकि वो जीवन और प्रकृति के हर रूप में कृष्ण के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए घ दिया गया है। पाहन हो तो वही गिरी जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पंक्ति में कौन सी घटना का उल्लेख किया गया है, तो इसमें गोवर्धन पर्वत को उठाने वाली घटना का उल्लेख किया गया है, हरि छत्र पुरंदर धारण, कि जिस तरह से छत्र रूप में जो पर्वत है उनको उन्होंने धारण किया था। नेक्स्ट है प्रदत्त पंक्तियों में निहित कौन सा भाव है, तो इसमें भक्ति का भाव है और वात्सल्य यानी आप एक प्रेम का भाव भी है। तो भक्ति और वात्सल्य दोनों ही इसमें आ जाएंगे। तो इसमें आपका आंसर जो है सेकंड रहेगा, कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 10 है। निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में देने हैं। तो क दिया गया है कबीर ने जन्म और कर्म में से किसे महत्वपूर्ण माना है और क्यों, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो आंसर रहेगा कबीर ने कर्म को जन्म से अधिक महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार व्यक्ति का जन्म चाहे किसी भी जाति या वर्ग में हुआ हो उससे उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। वास्तविक मूल्यांकन किससे होता है, वास्तविक मूल्यांकन होता है हमारे कर्मों से, उनके दृष्टिकोण से। अच्छे कर्मों से ही व्यक्ति का सम्मान और पहचान होती है। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करोगे तो कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा और कोई भी आपको तवज्जो नहीं देगा। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है। गोपियों द्वारा वर्णित कृष्ण की मुरली की धुन और मुस्कान के प्रभाव को आप अपने शब्दों में लिखिए। आंसर रहेगा गोपियों द्वारा वर्णित कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान में एक जादुई आकर्षण था। मुरली की मधुर धुन ने गोपियों के हृदय को मोहित कर लिया और उनकी समस्त चिंताओं को दूर कर दिया। कृष्ण की मुस्कान में एक अद्वितीय सौम्यता थी जो गोपियों के मन को आनंद और प्रेम से भर देती थी। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है। कैदी और कोकिला कविता में कवि और कोकिला के बीच मौजूद जो है 2 अंतर आपको बताने हैं।
आंसर रहेगा कैदी और कोकिला कविता में कवि और कोकिला के बीच दो मुख्य अंतर यह हैं। पहला, कवि स्वतंत्रता की चाह में एक कैदी है, जबकि कोकिला स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र है। दूसरा, कवि का मन निराशा से भरा हुआ है, जबकि कोकिला अपने गीतों से प्रसन्नता और उल्लास जो है वो फैलाती है। अगला प्रश्न है, मेघरूपी मेहमान के आने से प्रकृति में होने वाले दो परिवर्तनों का उल्लेख जो है वो आपको करना है। आंसर रहेगा, मेघरूपी मेहमान के आने से प्रकृति में दो प्रमुख परिवर्तन होते हैं। पहला, सूखी धरती हरी भरी हो जाती है और चारों ओर हरियाली छा जाती है। दूसरा, वृक्ष पौधे और वनस्पतियां ताजगी से भर जाते हैं और वातावरण में एक सुखद ठंडक का अनुभव होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 11, पूरक पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में दीजिए। कह दिया गया है, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। आप बूझो, इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। तो इस कथन के द्वारा जो समाज का स्वार्थपूर्ण और संवेदनहीन मानसिकता पर चोट की गई है, इसमें बताया गया है कि जब दानापुर में लोग मुश्किल में थे तब संपन्न लोग उनकी मदद के लिए आगे नहीं आए। इससे स्पष्ट होता है कि समाज में लोग अपनी सुविधा और स्वार्थ के कारण दूसरों की परेशानियों को अनदेखा करते हैं और केवल अपने भले के लिए अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो आप इसमें और भी ऐड करके इसको एलैबोरेट कर सकते हो। अगला प्रश्न है, उमा का पात्र शिक्षा द्वारा स्त्री सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। रीढ़ की हड्डी पाठ में आई घटनाओं के आधार पर आपको ये स्पष्ट करना है। तो उमा का जो पात्र है शिक्षा द्वारा स्त्री सशक्तिकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। रीढ़ की हड्डी पाठ में उमा ने शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भरता और जागरूकता प्राप्त की। उसने अपने अधिकारों और सम्मान के लिए समाज में लड़ाई लड़ी और अपने परिवार की मदद भी की। इससे यह सिद्ध होता है कि शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाती है। अगला प्रश्न है, उमा का पाठ मेरे संग की औरतों में लेखक ने अपने घर की औरतों का वर्णन किया है। इसी तरह आप भी अपने जीवन को प्रभावित करने वाले किसी महिला के व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए। आंसर आप जो है अपने अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे। बस मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कि किस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। मेरे जीवन को प्रभावित करने वाली मेरी माँ का व्यक्तित्व अद्वितीय है। वे हमेशा से आत्मनिर्भरता, सहनशीलता और परिश्रम की मिसाल रही हैं। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने परिवार को संभाला और मुझे सही मार्गदर्शन दिया। उनकी शिक्षा और संस्कारों ने मुझे जीवन में आगे बढ़ने और चुनौतियों का सामना करने का साहस दिया है। अगला प्रश्न है, रचनात्मक लेखन। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 विषयों में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है सड़क दुर्घटनाएं, कारण और रोकथाम। तो हम केवल एक करेंगे, बाकी आप खुद से करेंगे। तो इसमें ख देखिए, जीवन में अच्छे मित्रों का क्या महत्व है, उनकी संगति, किस तरह से वो कठिन समय में सहायता करते हैं, उनके साथ विश्वास और भावनात्मक सहयोग की भावना, इस तरह से आप लिख सकते हो। तीसरा आपको दिया गया है विविधता में एकता, भारत की पहचान। ठीक है, विविधता का तात्पर्य क्या होता है कि हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग संस्कृति वाले लोग रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारतीय परिवेश की विविधता का परिचय। ठीक है, एकता की महत्ता का उल्लेख कर सकते हैं। और चुनौतियाँ क्या हैं, इतने बड़े देश के अंदर इस तरह अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं तो किस तरह की चुनौतियाँ आती हैं, क्या हम उनके समाधान कर सकते हैं, ये सारे बुलेट पॉइंट जो है आप कवर करते हुए अनुच्छेद लिखोगे। तो सड़क दुर्घटना के बारे में अनुच्छेद देखेंगे। सड़क दुर्घटनाएं हमारे देश में क्या है, एक गंभीर समस्या है। इनके पीछे मुख्य कारणों में तेज गति, लापरवाही से वाहन चलाना, यातायात नियमों की अनदेखी, शराब पीकर गाड़ी चलाना, ये सभी कुछ शामिल है। खराब सड़कें और अपर्याप्त सड़क प्रकाश भी दुर्घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु उचित उपाय करना आवश्यक है। बचाव के लिए क्या करना होता है, वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे सीमित गति से गाड़ी चलाना, ड्राइविंग के समय मोबाइल का उपयोग न करना, पैदल यात्रियों को भी सावधानीपूर्वक सड़क पार करनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह सड़कों की मरम्मत और सुधार पर ध्यान दे तथा सख्त यातायात कानून लागू करे। जनता की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक रहना और अन्य लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। इन प्रयासों से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। तो ये अनुच्छेद हो गया। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न 13 देखिए, आप योगिता या युवराज हैं। आपकी बड़ी बहन ने 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस अवसर पर उनको बधाई देते हुए आपको पत्र लिखना है और भविष्य में अपने लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु 100 शब्दों में पत्र लिखना है। तो हम जो है इसको करेंगे।
उसके बाद देखिए और अथवा में दिया गया है कि आप मीनल या मिहिर हैं, आप विज्ञापन क्लब के अध्यक्ष हैं, अपने क्लब कलांश में निर्मित विज्ञान के विभिन्न मॉडल की प्रदर्शनी के लिए विद्यालय में विज्ञान दिवस के आयोजन हेतु प्रधानाचार्य को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखना है। प्रिय दीदी, आपको 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई। आपकी सफलता से हम सबको इस सफलता से हम सबको बहुत गर्व है। आपकी मेहनत और लगन ने मुझे यह सिखाया है कि कठिन परिश्रम और धैर्य से हर लक्ष्य को पाया जा सकता है। आपकी इस उपलब्धि ने मुझे भी प्रेरित किया है कि मैं अपने अध्ययन में पूरी मेहनत और ईमानदारी से लगूं। मैं आपसे अपने भविष्य के मार्गदर्शन की उम्मीद रखती हूँ ताकि मैं भी आपके जैसा सफल बन सकूँ। आपके अनुभव और सलाह मेरे लिए अमूल्य हैं। मुझे यकीन है कि आपके सुझावों से मेरी पढ़ाई और प्रदर्शन में सुधार होगा। आपका या आपकी योग्यता या युवराज। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका जो है आंसर कर लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 14। आप महक या मोहित हैं। पिछले सप्ताह आपको एक ऑनलाइन वेबसाइट से एक दीवार घड़ी खरीदी थी जो क्या हो गई है, अब ख़राब हो गई है और इस घड़ी की शिकायत और बदलाव की मांग करते हुए उपभोक्ता सेवा केंद्र को लगभग 100 शब्दों में आपको एक मेल लिखना है। तो मेल में और लघु कथा में आपको जो है क्या दिया गया है, यहाँ पे चॉइस दी गई है। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 100 शब्दों में एक लघु कथा लिखनी है। रात को चोरों का घर में आना, आपके द्वारा घर के सदस्यों की जान बचाना, बुद्धि और बहादुरी का प्रदर्शन, अखबार में नाम आना, पुरस्कार मिलना। तो इस तरह आपको क्या बनानी है, ये एक स्टोरी बनानी है। तो इसमें हम ये वाला करेंगे, मेल जो है मेल वाला आंसर करेंगे। ये आप स्टोरी खुद से लिखोगे। तो कोई भी मेल लिखने के लिए सबसे पहले ऊपर क्या होती है, डेट लिखी जाती है, फिर फ्रॉम यानी आपका मेल एड्रेस, जहाँ से भी मेल आप जिस भी मेल से मेल करोगे, और टू यानी किसको मेल करनी है। जैसे आप लिखते हो ना कोई भी, जैसे @gmail कोई भी मेल बनाते हो @gmail.com लिख के, तो किसको करनी है और जो है और आपकी जो मेल आईडी होगी वो एड्रेस, ये इस तरह से आप लिख दोगे। उसके बाद सब्जेक्ट दिया गया है इस घड़ी की शिकायत और बदलाव की मांग हेतु। ठीक है, तो इसमें देखिए, प्रिय उपभोक्ता सेवा केंद्र, मैं महक और मोहित पिछले सप्ताह आपकी वेबसाइट से दीवार घड़ी ऑर्डर संख्या जो भी होगी वो लिख सकते हो, खरीदी थी। मुझे खेद के साथ सूचित करना है कि घड़ी अब ठीक से कार्य नहीं कर रही है, यह समय नहीं दिखा रही और बार बार रुक रही है। कृपया इस मुद्दे को हल करने में मेरी सहायता करें। ठीक है, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप इस घड़ी को जल्द से जल्द बदलें या इसकी मरम्मत करें। कृपया मुझे इस संबंध में जानकारी दें कि मुझे क्या करना चाहिए। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। सादर महक या मोहित। ठीक है, आपका फ़ोन नंबर, आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख देंगे और आपका जो मेल एड्रेस है, मेल एड्रेस होता है ना, तो आपका मेल एड्रेस जो है मेल यहाँ पर लिख देंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 15 है, अपने आसपास की सड़कों की स्थिति सुधारने के विषय पर 2 विद्यार्थियों के मध्य 80 शब्दों में संवाद लिखना है। क्योंकि 2 विद्यार्थी जो है आपस में बात कर रहे हैं कि सड़कों की स्थिति वो सुधरनी चाहिए। दूसरा है, आप मानस या मानसी हैं और आप विद्यालय में हिंदी समिति के अध्यक्ष हैं। आगामी विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी पर विद्यालय स्तर पर आयोजन की जा रही है भाषण प्रतियोगिता, और इस विषय में सभी के लिए सूचना के लिए आपको 80 शब्दों में सूचना तैयार करनी है। तो आप जो है इसमें सूचना खुद से देखेंगे। हम आपको ये वाला क्वेश्चन करेंगे 80 शब्दों में संवाद। तो 2 विद्यार्थी दिखाए गए हैं। तो पहला विद्यार्थी कहता है, तुमने देखा हमारी सड़कों की स्थिति कितनी ख़राब हो गई है, गड्ढों के कारण लोग गिर रहे हैं। दूसरा विद्यार्थी कहता है, हाँ, और स्कूल जाने में भी दिक्कत होती है, हमें इसे सुधारने के लिए कुछ करना चाहिए। पहला विद्यार्थी कहता है, सही कहा, हमें स्कूल में एक चिट्ठी लिखकर प्रिंसिपल से निवेदन करना चाहिए कि वह नगर निगम को इसके बारे में बताए। विद्यार्थी कहता है दूसरा कि जो है अच्छा आइडिया है, हम सभी विद्यार्थियों को मिलकर इस पर चर्चा करनी चाहिए, या हम सभी विद्यार्थियों से मिलकर इस पर चर्चा करेंगे। तो आप कैसे भी इसमें लिख सकते हो। आप चाहो तो इसको और बड़ा कर सकते हो, और ज़्यादा वार्तालाप दिखा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिखोगे। अब इसमें देखिए, खंड अ दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। जब कार्ल सेगन की मशहूर श्रृंखला कॉस्मोस भारत में दिखाई गई, तब
कार्यक्रम प्रसारक की विनती पर प्रसिद्ध भारतीय भौतिकीय वैज्ञानिक डॉक्टर डॉक्टर जयंत विष्णु नर्लिकर ने हर कड़ी के आरंभ में उस दिन के कार्यक्रम का सारांश जो है वो हिंदी में सुनाया। महज 5 मिनट के इस आख्यान के बारे में उन्हें अनेक श्रोताओं से प्रतिक्रिया मिली कि आपकी प्रस्तावना के बदौलत हमें कार्यक्रम समझने में सुविधा हुई। तत्पश्चात डॉक्टर नर्लिकर ने 17 कड़ियों का एक कार्यक्रम ब्रह्मांड नाम से बनाया जो हिंदी में था और दूरदर्शन पर दिखाया गया और उन्हें असंख्य श्रोताओं ने अनुकूल प्रतिक्रिया मिली। दूसरा अनुभव रहा द एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का की राष्ट्रीय सभा का, जो 1981 में गोरखपुर में आयोजित की गई थी। डॉक्टर नार्लिकर को इसमें एक सार्वजनिक व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। सोसाइटी की प्रथा के अनुसार यह व्याख्यान अंग्रेजी भाषा में होने वाला था, पर जब इस व्याख्यान का समय आया, लेक्चर हॉल श्रोताओं से ठसाठस भर गया था। उसे लक्ष्य कर व्याख्यान के आयोजकों ने उनसे विनती की कि यह सब श्रोता अधिकांश हिंदी भाषी हैं, यदि आप हिंदी में बोले तो श्रोताओं को यह बहुत रोचक लगेगा। इससे पहले उन्होंने कभी भी हिंदी में 1 घंटे का भाषण नहीं दिया था, न ही वे हिंदी बोलने का अभ्यास करके आए थे। फिर भी उन्होंने यह निवेदन स्वीकार किया और डॉक्टर नार्लिकर कहते कि जब उन्होंने उसकी शुरुआत की, देवियों और सज्जनों, तब तालियों की गड़गड़ाहट हुई जो आज भी उनके कानों में गूंज रही है। भारतीय भाषाओं के प्रति डॉक्टर नार्लिकर का प्रेम इतना गहरा है कि उन्होंने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए अंग्रेजी, हिंदी, मराठी में अनेक पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करेंगे, डॉक्टर नार्लिकर ने किस कार्यक्रम के सारांश हिंदी में सुनाया था? तो उन्होंने किस कार्यक्रम का सारांश जो है वो हिंदी में सुनाया? तो इसका आंसर डी रहेगा, कॉस्मोस श्रृंखला का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हिंदी प्रस्तावना के कारण दर्शकों के लिए कार्यक्रम को समझना डैश हुआ, तो क्या रहा उनके लिए? सरल हुआ। नेक्स्ट देखिए, ग है कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन है डॉक्टर नार्लिकर को 1981 में गोरखपुर में आयोजित व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। जो है कारण क्या रहेगा? डॉक्टर नार्लिकर प्रसिद्ध भारतीय भौतिकीय वैज्ञानिक हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। कथन ए सही है और कथन जो है आर की सही व्याख्या है। ठीक है, कारण जो दिया गया है वो उसकी सही व्याख्या है। नेक्स्ट देखिए, घ देवियों और सज्जनों, तब तालियों की गड़गड़ाहट हुई जो आज भी उनके कानों में गूंज रही है। गद्यांश में आए इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन से तर्क सही हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, व्याख्यान के समय हॉल श्रोताओं से भरा हुआ था। सभा के अधिकांश लोग अंग्रेजी भाषी थे, ये गलत है। अंग्रेजी भाषी नहीं थे, हिंदी भाषी थे, जिसके कारण जो बोला गया था वो उनको निवेदन किया गया था हिंदी में बोलने के लिए। श्रोताओं ने हिंदी में व्याख्यान शुरू होने के कारण प्रसन्नता में ताली बजाई, तो 1 और 3 सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर नार्लिकर ने अनेक भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखकर विज्ञान को डैश बनाया, विज्ञान को लोकप्रिय बनाया। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट दिया गया है प्रश्न 2, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के जो है सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखेंगे। आया वसंत, छाई जग में शोभा अनंत, सरसों खेतों में उठी फूल, बोरे आमों में उठी झूल, बेलों में फूले नए फूल, पल में पतझड़ का हुआ अंत, आया वसंत, लेकर सुगंध बह रहा पवन, हरियाली छाई है वन बन, सुंदर लगता है घर आंगन, आज मधुर सब दिगंत, आया वसंत। ठीक है, भौरे गाते हैं नया गान, कोकिला छेड़ती कोहू तान, है सब जीवों के सुख ही प्राण, इस सुख का हो अब नहीं, अंत घर में छाए नित वसंत। तो ये आपको कविता दी गई थी। अब प्रश्नों के उत्तर करेंगे। वसंत के आने से जग में क्या परिवर्तन हुआ है? तो वसंत के आने से जग में शोभा छा गई है। ए विल बी द राइट आंसर। वसंत के आने पर पतझड़ का अंत किस कारण से होता है? तो वसंत के आने पर पतझड़ का अंत जो है वो नई पत्तियां और फूल आने से होता है। ग दिया गया है, कथन और कारण बताना है। कथन दिया गया है, वसंत में घर आंगन सब सुंदर लगता है, तो बिल्कुल ठीक है। और कारण है, बारिश के कारण खेत सड़क मिट्टी सब धुल जाते हैं। तो देखिए, ये ठीक तो है, सब धुल जाते हैं, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं है, इसलिए आंसर डी रहेगा। कथन ए सही है, कारण आर जो है उसकी सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्यांश के अनुसार कवि चाहता है कि, कवि क्या चाहता है? कवि चाहता है कि वसंत का अंत जो है वो कभी ना हो। नेक्स्ट पार्ट दिया गया है, कोयल गीत गाने लगती है, कविता की पंक्ति का क्या आशय है? किस पंक्ति का आशय है? कोयल गीत गाने लगती है, कोकिला छेड़ती कुहू तान। सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, खंड ख दिया गया है, व्यवहारिक व्याकरण के प्रश्न दिए गए हैं। तो निर्देशानुसार उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर आपको देने हैं।
तो इसमें देखिए क दिया गया है अपशब्द। अपशब्द में आपको उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करने हैं, तो मैंने साथ में ही आंसर दिए हैं ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अब इसमें जो है अपशब्द में उपसर्ग क्या होते हैं, जो मूल शब्द के आगे लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और जो पीछे लगकर वाक्यों का मीनिंग बदल देते हैं शब्द का, उनको हम जो है प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग में, यहाँ पर देखिए उपसर्ग क्या हो जाएगा, अप जो है यहाँ पर उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है, शब्द है। नियमित में प्रत्यय और मूल शब्द अलग करने हैं, तो नियमित, तो इसमें क्या है, नियम जो है वो क्या है, मूल शब्द है, और प्रत्यय क्या है, इत यहाँ पे प्रत्यय है। कु उपसर्ग से कोई एक शब्द बनाइए, तो आप कोई भी शब्द बना सकते हो कु लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बनाया है कुपुत्र, एक ही शब्द बनाना था। नेक्स्ट देखिए घ पाठ दिया गया है, ता प्रत्यय से एक शब्द बनाना है, तो ता प्रत्यय से एक शब्द क्या बनेगा, मित्रता, अराजकता, अधिकता, कोई भी शब्द आप बना सकते हो। अड़ भाग दिया है, किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर अर्थ बदलने वाले शब्द या शब्दांश को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 4 है, निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। तो इसमें आ जाएगा क, देखिए विद्यालय का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए, तो विद्यालय का समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। तो विद्यालय, विद्या का घर यानी विद्या का आलय, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ख दिया गया है, माता और पिता विगृहित पद का समासित पद और समास का नाम लिखिए, तो माता और पिता, तो इसको हम विगृहित पद कैसे लिखेंगे, इस तरह से, और ये समास कौन सा होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। नवरत्न पद में समास बताइए, तो इसमें नव जो है सबसे पहले क्या है, यहाँ पे संख्या है, तो ये कौन सा समास है, द्विगु समास हो जाएगा। घ दिया गया है, उस समास का नाम लिखिए जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है, तो वो कौन सा समास होता है, वो द्विगु समास होता है। अविभाव समास का एक उदाहरण देना है, तो प्रतिदिन जो है वो क्या हो जाएगा, अविभाव का जो है उदाहरण हो जाएगा, प्रतिदिन यानी हर एक दिन या प्रत्येक दिन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निर्देशानुसार अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं। दानापुर में अब इतनी बाढ़ आई, ठीक है, दानापुर में कब इतनी बाढ़ आई, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। उठ कर बैठो, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। यदि छुट्टी मिली तो मैं घर आऊंगा, तो इसमें संकेत दिया गया है कि यदि छुट्टी मिली तो ही मैं घर आऊंगा, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, ये संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। पौधे सूख गए हैं, इसको आपको निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है, तो ये हो जाएगा पौधे नहीं सूखे हैं, निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तित हो जाएगा। विषम्य वाचक वाक्य का एक उदाहरण आपको देना है, तो अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, ये आप दे सकते हो, या ओह बड़ा जुल्म हुआ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर आपको देने हैं। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, अलंकार की पहचान करनी है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। ख दिया गया है, मायरी व मुख की मुस्कानी, अलंकार की पहचान करिए, तो ये कौन सा अलंकार है, ये अनुप्रास अलंकार रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मंगन को देख पट देत बार बार, तो इस अलंकार, ये कौन सा अलंकार है, मंगन को देख पट देत बार बार, तो ये श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट देखिए अगला है घ, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण देना है, तो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो जाएगा, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। अड़ है, किसी वाक्य का कोई एक शब्द अगर बार बार आए लेकिन उस एक शब्द का अर्थ 2 या 2 से अधिक निकलता हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट है, खंड ग दिया गया है, पाठ्यपुस्तक एवं पूरक पाठ्यपुस्तक से जो है प्रश्न है। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर आपको लिखने हैं। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी जो है वो चिपकी है, गालों पर हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूंछों चेहरों से भरा भरा बतलाती हैं। जो पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद जो है वो बेतरतीब बंधे हैं, लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने से परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिससे वह अंगुली बाहर निकल आई है।
मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ कि फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है, तो पहनने की कैसी होगी? नहीं, इस आदमी की अलग-अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है। गद्यांश के अनुसार प्रेमचंद की पोशाक कैसी है? तो उसकी पोशाक कैसी है? बहुत ही साधारण पोशाक है। ठीक है? प्रेमचंद का चेहरा भरा पूरा है। तो किससे? घनी मूंछों से। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार जूते के बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल आ जाती है जब जूतों का बेफिक्री से उपयोग किया जाए। तो सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रेमचंद के जूते पर लेखक की दृष्टि के अटक जाने के क्या कारण हैं? तो फटे जूते से अंगूठा बाहर निकलना। लेखक के अनुसार प्रेमचंद की पोशाक प्रत्येक स्थल पर कैसी है? एक जैसी रहती है। ठीक है, यानी इसमें क्या बताया हुआ है कि जो प्रेमचंद जी हैं उसका व्यक्तित्व वो एक ही तरह का है, वो जो है बदलता नहीं है। प्रश्न 8 है, क्षितिज के गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर आपको लिखने हैं। क है, मेरे बचपन के दिन पाठ में लेखिका को कविता सुनाने पर क्या पुरस्कार मिला था? तो उसको क्या मिला था? चांदी का कटोरा उसको मिला था। दो बैलों की कथा पाठ में छोटी लड़की हीरा और मोती की भूख शांत करने के लिए चुपके से क्या खिलाती है? रोटी खिलाती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो इसमें दिया गया है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गाँव में शहर के। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो मेघ के बन ठन के आने पर कौन नाचते गाते चल रहा है या रही है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हवा। ख दिया गया है, मेघ आए शहर से गांव आने पर किसका स्वागत जोर शोर से किया जाता है? तो आंसर क्या रहेगा? दामाद का। किसका स्वागत किया जाता है? दामाद का। मेघ के आने पर पेड़ में क्या परिवर्तन आता है? तो इसका आंसर आपका डी रहेगा, गर्दन उचकाकर झांकने लगती हैं। ठीक है, मेघ के आने पर पेड़ में क्या परिवर्तन आता है? गर्दन उचकाकर झांकने लगती हैं। नेक्स्ट देखिए, पद्यांश में धूल शब्द प्रयोग में आया है गांव के युवतियों के लिए। धूल शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो गांव की युवतियों के लिए किया गया है। मेघ के आने पर गांव के लोगों में डैश का भाव है, तो कैसा भाव है? उत्साह का भाव है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 10 है, क्षितिज के पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित दो बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर आपको लिखने हैं। कवित्री ललत के अनुसार ज्ञानी व्यक्ति की क्या पहचान है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, वह स्वयं को जानता है। ख दिया गया है, कैदी और कोकिला कविता में कोयल की स्वतंत्रता देख कवि को डैश होती है, तो कवि को क्या होती है? ईर्ष्या होती है। खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं। गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं। तो क दिया गया है, उस समय के तिब्बत की यात्रा अनेक कठिनाइयों से भरी होती थी, लेखक का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर रहेगा, उस समय तिब्बत की यात्रा अत्यंत कठिन थी। वहां का उबड़ खाबड़ रास्ता, हथियारों का लाठी डंडे की तरह प्रयोग, बर्फीली हवाएं, खराब मौसम और ऊंचे पर्वतों से गुजरना बेहद चुनौतीपूर्ण था। लेखक को अपनी यात्रा के दौरान बर्फीले तूफान और भोजन पानी की कमी का सामना करना पड़ा था, जिससे यह यात्रा खतरनाक बन गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, ख दिया गया है, लॉरेंस और सलीम अली के जीवन की उन दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जिनमें आपको समानता नजर आती है। तो दोनों में क्या समानता थी? लॉरेंस और सलीम अली तो दोनों ही प्रकृति प्रेमी थे, दोनों ही व्यक्तित्व में प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम था। अनुसंधान और संरक्षण दोनों ने जीव जंतुओं के अध्ययन और संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला क्वेश्चन रहेगा, लोग समाज में अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए कई बार हास्यास्पद कार्य भी करने लग जाते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ से उदाहरण देकर समझाइए। तो लोग जो है, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ में उल्लेख है कि लोग अपने समाज में प्रतिष्ठा दिखाने के लिए महंगे सामान खरीदते हैं, चाहे उसकी कोई आवश्यकता न हो। एक उदाहरण में लेखक ने बताया है कि कुछ लोग बड़े महंगे फोन या वस्त्र सिर्फ दिखावे के लिए खरीदते हैं, जबकि उनके पास वस्तु का उपयोग करने का ज्ञान या आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, मौलवी की व्यवस्था होने के बावजूद लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर आपको लिखना है।
तो आंसर क्या रहेगा? मेरे बचपन के दिन पाठ के अनुसार मौलवी की व्यवस्था के बावजूद लेखिका उर्दू फारसी नहीं सीख पाई क्योंकि उन्हें पाठ्यक्रम उबाऊ लगता था। साथ ही उनके आसपास का वातावरण पढ़ाई के अनुकूल नहीं था, जिसकी वजह से उसकी रुचि समाप्त हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, पद पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं। देखिए क दिया गया है, आपके विचार से कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना हवा से न करके आंधी से क्यों की होगी? तो आंसर क्या रहेगा? कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना आंधी से इसलिए की क्योंकि जैसे आंधी आने पर सब कुछ बदल जाता है, वैसे ही सच्चे ज्ञान के आने पर व्यक्ति के मन और जीवन में बड़े परिवर्तन आते हैं। अगला क्वेश्चन, पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली किन्हीं 2 यातनाओं का उल्लेख कीजिए जिनका वर्णन कैदी और कोकिला कविता में मिलता है? तो आंसर रहेगा, कैदियों को अंधेरी और गंदी कोठरियों में रखा जाता था, उन्हें भोजन की कमी और शारीरिक श्रम से अत्यधिक कष्ट दिया जाता था। नेक्स्ट देखिए, ग दिया गया है, ग्रामश्री कविता में वर्णित गांव प्रत्येक व्यक्ति के मन को आकर्षित कर लेता है, कैसे? तर्क सहित उत्तर लिखिए। तो ग्रामश्री कविता में जो है कैसे वो व्यक्ति के मन को आकर्षित कर लेता है? इस कविता में गांव की हरियाली, शांत वातावरण और स्वच्छंद जीवन का वर्णन किया गया है, जो किसी भी व्यक्ति के मन को आकर्षित कर सकता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के काम पर जाने से देश के विकास पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? विचार करते हुए लिखिए। तो क्या प्रभाव पड़ेगा अगर बच्चे जो है काम पर जाएंगे? तो बच्चों के काम के जाने से शिक्षा का विकास रुक जाता है। इससे देश का भविष्य का निर्माण में क्या होती है? बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि अशिक्षित समाज जो है देश की प्रगति में कोई योगदान नहीं दे सकता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, पूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में लिखने हैं। इसमें देखिए क दिया गया है, उमा का व्यक्तित्व समाज के लिए एक आदर्श कहा जा सकता है अथवा नहीं? तर्क सहित उत्तर लिखिए। तो उमा का व्यक्तित्व जो हो समाज के लिए एक आदर्श है या नहीं? तो बिल्कुल है, उमा का व्यक्तित्व समाज के लिए आदर्श कहा जा सकता है, क्योंकि उसने हर परिस्थिति में धैर्य और समर्पण का परिचय दिया। अपने परिवार के लिए उसकी निष्ठा और कठिनाइयों का साहसपूर्वक सामना करना उसे प्रेरणा स्रोत बनाता है। ठीक है, उमा सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने वाली एक नारी के रूप में सामने आती है, जो न केवल अपने परिवार के प्रति समर्पित है बल्कि दूसरों के लिए आदर्श भी प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेखिका की बहन रेणुका भारी बारिश के बावजूद अकेली पैदल स्कूल आना उनके व्यक्तित्व के किस विशेषता की ओर इशारा करता है? मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर विचार करते हुए ये आपको लिखना है। तो इसमें देखिए आंसर क्या रहेगा, रेणुका भारी बारिश के बावजूद अकेले पैदल स्कूल आना उनके व्यक्तित्व में दृढ़ निश्चय, आत्मनिर्भरता और शिक्षा के प्रति समर्पण को दर्शाता है। यह घटना यह भी संकेत करती है कि वे विपरीत परिस्थितियों में हार न मानने वाली जुझारू प्रवृत्ति की हैं। शिक्षा के प्रति उनका यह समर्पण अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, अन्य सभी प्रकार की दुकानें बंद हो जाने के बाद भी पान की दुकान पर ग्राहकों की संख्या क्यों बढ़ गई थी? इस जल प्रलय में पाठ के आधार पर लिखिए। तो इसका आंसर क्या होगा, दुकानें बाकी सब बंद हो जाती है लेकिन पान की दुकान क्यों जो है खुली थी। इस जल प्रलय में पाठ के अनुसार भारी बारिश के कारण अन्य सभी दुकानें बंद हो गई थी लेकिन पान की दुकान खुली थी। इस स्थिति में लोग वहां न केवल पान खरीदते बल्कि समय बिताने और बारिश से बचने के लिए भी एकत्रित हो गए थे। पान की दुकान एक सामूहिक स्थल के रूप में कार्य करने लगी, जहां लोग बातचीत कर समय बिताने लगे। नेक्स्ट देखिए, 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो इसमें आप खेलों का महत्व, अनुशासन और मेट्रो की यात्रा का अनुभव, ये सब आपको दिया गया है। तो ये आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मेरी मेट्रो की यात्रा का अनुभव, इस पे हम जो है लिख लें। तो देखिए, मेट्रो की यात्रा आज के शहरी जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। यह न केवल तेज और सुविधाजनक परिवहन साधन है बल्कि यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित जो है सफ़र प्रदान करती है। मेरे लिए मेट्रो की यात्रा का अनुभव बहुत रोचक और यादगार रहा। जब मैंने मेट्रो स्टेशन पर कदम रखा तो वहाँ की साफ सफाई और सुव्यवस्थित माहौल ने मुझे बहुत प्रभावित किया।
स्टेशन पर टिकट काउंटर के अलावा स्वचालित टोकन मशीनें भी थी जिनसे टिकट लेना बहुत ही आसान हो गया। सुरक्षा जांच के बाद पेट्रोलियम प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, ठीक है, तो वहाँ बड़ी संख्या में यात्री इंतजार कर रहे थे। हर कोई अपने गंतव्य की ओर जल्दी पहुंचने की चाह में था। मेट्रो के आगमन की सूचना जैसे ही मिली, लोग सावधानी पूर्वक कतार में लग गए, कतार यानी लाइन में लग गए। ट्रेन आई और दरवाजे स्वचालित रूप से खुले। अंदर का वातावरण शांति और अनुशासन से भरा था। सीटें आरामदायक थी और खड़े होने वालों के लिए भी पर्याप्त जगह थी। जो खिड़की से बाहर का दृश्य भले सीमित था, लेकिन यात्रियों के बीच संवाद और मोबाइल स्क्रीन ने सभी को व्यस्त रखा। सफर के दौरान स्टेशन के नाम पर स्वचालित उद्घोषणा से बताए जा रहे थे, जिससे किसी नए यात्री को भी कोई कठिनाई नहीं हुई। मेरे गंतव्य तक पहुंचने के लिए पहले स्टेशन पर बने एक छोटे से भोजनालय में रुका, जहां ताज़ा नाश्ता और पेयजल उपलब्ध था। तो इस तरह से आप जो है इसको लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी एक विषय पर लगभग जो है 100 शब्दों में पत्र लिखना है। तो इसमें हम पत्र लिखेंगे कि ये एक इलेक्ट्रिक साइकिल है जो चोरी हो गई है और आपका नाम कविता या कबीर है। शिकायत करते हुए क्षेत्र के थाना प्रभारी, स्टेशन और हाउस ऑफिसर को पत्र लिखना है। तो आंसर क्या रहेगा, देखिए आप किस तरह से लिखेंगे। चोरी की शिकायत हेतु पत्र, सेवा में थाना प्रभारी, थाने का नाम लिख देंगे और दिनांक जिसको भी आपको लिखना है। विषय रहेगा इलेक्ट्रिक साइकिल चोरी की शिकायत। महोदय, सादर निवेदन है कि मैं कविता कबीर का निवासी हूँ। ठीक है, पता जो है आप लिख देंगे कहाँ से है। दिनांक जो भी तारीख है को मेरी इलेक्ट्रिक साइकिल, रंग व मॉडल अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे कि लाल रंग की है, ये मॉडल है, घर के नीचे खड़ी थी जिससे कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया। मेरे कहे जाने मैंने कई बार आसपास के क्षेत्र में पूछताछ की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। कृपया इस घटना की शिकायत दर्ज करते हुए उचित कार्रवाई करें और मेरी साइकिल की चोरी को शीघ्र ही बरामद करने का कष्ट करें। आपकी आभारी रहूँगा। ठीक है, आपका आभारी रहूँगा, धन्यवाद। तो ये जो है आप लिख देंगे भवदीय जो है कबीर। क्लियर। तो इस तरह से आपको पत्र लिखना है। आपका मित्र राज्य स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में प्रथम आया है या आई है, तो उसे बधाई देते हुए आपको एक पत्र और लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, परिश्रम करने से कठिन कार्य पूरे किए जा सकते हैं। उपयुक्त विषय पर 100 शब्दों में एक लघु कथा जो है वो आपको लिखनी है। अथवा में दिया गया है, आपका नाम आबिदा या आरिफ है, आपके कक्षा विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर रीढ़ की हड्डी नामक नाटक प्रस्तुत करना चाहती हैं। प्राचार्य से अनुमति लेने हेतु 100 शब्दों में एक ईमेल आपको लिखनी है। इसमें तो आप ईमेल लिख सकते हो, इसमें आप लघु कथा लिखेंगे। तो देखिए, तो यहाँ से करेंगे। लघु कथा है, इसमें परिश्रम का महत्व है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। उसकी जमीन बंजर थी और वह लोग उसे नकारात्मक दृष्टि से देखते थे, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपने खेतों को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, फिर कभी निराश नहीं हुआ। उसने अच्छी बीज बोई, पानी की सही व्यवस्था की और हर दिन मिट्टी को खाद दी। समय बीतने के साथ साथ उसकी मेहनत रंग लाई। जो है एक दिन उसका खेत हरा भरा और लहलाता हुआ दिखाई दिया। गांव वाले चौंक गए क्योंकि उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि बंजर जमीन से इतना अच्छा उत्पादन हो सकता है। इस लघु कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम मेहनत करें तो कठिन से कठिन कार्य भी पूरे किए जा सकते हैं। अर्जुन की मेहनत ने यह सिद्ध कर दिया कि परिश्रम के आगे कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपके विद्यालय में आयोजित पुस्तक मेले में के बारे में चर्चा करते हुए 2 विद्यार्थियों के बीच 80 शब्दों का एक संवाद जो है वो आपको लिखना है। तो संवाद लिखना है। तो रीना, क्या तुमने विद्यालय के पुस्तक मेले का दौरा किया? सीमा, हाँ, मैंने वहाँ कई तरह की किताबें देखी, कुछ किताबें तो सचमुच बहुत दिलचस्प थी। रीना, मुझे भी वही विज्ञान और गणित की किताबें बहुत अच्छी लगी। सीमा कहती है, और मुझे तो कहानी और आत्मकथा की किताबें ज़्यादा पसंद आई, वहाँ का माहौल बहुत ही ज्ञानवर्धक था। रीना कहती है, हाँ, वहाँ पर विभिन्न विषयों की पुस्तकें थीं और हर उम्र के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ था। सीमा, बिल्कुल, और सबसे अच्छा हिस्सा यह था कि किताबों की कीमत भी बहुत अधिक उचित थी। मैं तो वहाँ से कुछ किताबें लेकर आई। रीना, वही पुस्तक मेले में जाना हमेशा लाभकारी होता है। ठीक है, हम न केवल पढ़ने के लिए अच्छी किताबें खरीद सकते हैं बल्कि नया ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो इस तरह से आप इसमें लिख देंगे।
आप सुखविंदर और हरप्रीत हैं। आपके विद्यालय में क्रिकेट टीम के दूसरे विद्यालय की क्रिकेट टीम के साथ मैच आयोजित होना है। विद्यालय के छात्रों को इसकी सूचना देते हुए 80 शब्दों में आपको एक सूचना तैयार करनी है। तो सूचना कैसे तैयार करेंगे? ठीक है, सूचना दिनांक सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय की क्रिकेट टीम का मैच के साथ जो है स्थान जहाँ पे भी है पर या तारीख इसमें लिख देंगे को आयोजित किया गया है। फिर 22 मैच के में भाग लेने के लिए सभी छात्र समय पर उपस्थित रहें। यह मैच सुबह जो है जो भी टाइम है वो भर दें इसमें और शुरू होगा। सभी छात्रों से अनुरोध है कि वे अपनी टीम का उत्साहपूर्वक समर्थन दें। धन्यवाद। सुखविंदर, हरप्रीत, विद्यालय का जो भी नाम हो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब इसी तरह की और वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।